नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। इस समय लुटियन टीले पर दो उत्सव चल रहा है। एक तो जन्मदिन का है और दूसरा गृह प्रवेश का है। अब ये जो उत्सव होता है, इसके जरिए राजनीति में कई सारे संदेश दिए जाते हैं और वहाँ से कई सारे संकेत निकलते हैं इस बात को लेकर कि कौन किसके साथ खड़ा है। खास तौर से अभी जो बात की जा रही है वो असल में राहुल गांधी के जन्मदिन की है। कई सारी शुभकामनाएं आई, उसमें एक डीएमके के मुखिया एमके स्टालिन की भी है। अब एमके स्टालिन ने जो कुछ एक्स पर लिखा है राहुल गांधी को बधाई देते हुए, दरअसल उससे बहुत सारे संकेत और संदेश निकल रहे हैं। खास तौर से तब जब बीजेपी को 2/3 बहुमत की ज़रूरत है मानसून सत्र में और उसके बाद के दिनों में। अब वो किसके लिए है ये कहना थोड़ा मुश्किल है। वो डिलिमिटेशन के लिए चाहते हैं या वन नेशन वन इलेक्शन के लिए चाहते हैं या फिर उनका इरादा कुछ और है, ये बड़ा साफ तो नहीं है। लेकिन एनडीए के लिए क्यों राहत भरी खबर है एमके स्टालिन का जो एक्स पर पोस्ट है, ये थोड़ा हम लोग समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसके ज़रिए क्या दक्षिण में भी कुछ ताना बाना बुना जा रहा है। साथ ही साथ जो सुनेत्रा पवार है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिली है। ये मुलाकात बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि डिप्टी सीएम है वो महाराष्ट्र की, ठीक, और वो आकर मिल रही हैं एक ऐसे दौर में जब महाराष्ट्र में टूट फूट का दौर जारी है। शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली टूट चुकी है और ये चर्चा रही है पिछले कई सप्ताह से कि बीजेपी की नज़र विशेष तौर पर महाराष्ट्र में है। किस चीज़ के लिए? सांसदों का जुगाड़ करने के लिहाज से। और वहाँ मामला सिर्फ ये नहीं है कि शरद पवार गुट के सांसद हैं और उद्धव ठाकरे गुट के सांसद हैं। सांसद तो वहाँ कांग्रेस के भी हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो टूटने जा रहे हैं, क्योंकि टूटने के लिए जाहिर सी बात है 2/3 चाहिए, लेकिन समर्थन तो हो सकता है। इस लिहाज से जो सुनेत्रा पवार मिली है वो बड़ा मायने रखता है। तो क्यों मिली है, इसके क्या निहितार्थ निकाले जाएं, ये थोड़ा समझेंगे और संजय राउत पर भी बात करेंगे, चूंकि इस समय संजय राउत अपना आपा खो बैठे हैं। हालांकि स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी राजनीति में एक मर्यादा होती है और कहा जा रहा है कि उस मर्यादा के पार जा रहे हैं तो हो सकता है उनको जेल की भी यात्रा करनी पड़े। चूँकि जिस तरह से मीडिया के ज़रिए वो एक आप ये कहें कि एक असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो उसकी वजह से उनकी समस्या तो बढ़ ही सकती है। क्योंकि कहा जा रहा है कि जो सांसद बागी हुए हैं वो सांसद कुछ ज़्यादा ही बागी हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि वो तो कंप्लेन भी करेंगे। हालांकि जो उद्धव ठाकरे को छोड़कर आ रहे हैं उनका कहना है कि ये कांग्रेस में यूबीटी का विलय कराने जा रहे थे, इस वजह से हम लोगों को जो है यूबीटी छोड़ना पड़ गया है। लेकिन संजय राउत अलग दावा कर रहे हैं, वो तो बता रहे हैं कि 15 करोड़ दिए गए। लेकिन यहाँ देखिए थोड़ा विरोधाभास है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ चूँकि संजय राउत जो है वो कह रहे हैं कि 15 करोड़ दिए गए, उधर कीर्ति आज़ाद कह रहे थे 2-2 करोड़ दिए गए, यानी टीएमसी के सांसदों को। फिर कोई कह रहा था 50 करोड़ दिए गए। तो यानी कुल मिलाकर क्या दिया गया क्या नहीं दिया गया ये तो अपने आप में एक रहस्य का विषय है। लेकिन इतना ज़रूर है कि इसके ज़रिए एक विमर्श खड़ा करने की कोशिश हो रही है। अब उस विमर्श में कितना सफल होंगे ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन ये जो तोड़ फोड़ का सिलसिला चल पड़ा है, ये सिलसिला बीजेपी तोड़ रही है, उससे ज़्यादा ये मनोवैज्ञानिक है कि वो खुद ब खुद टूट रहे हैं, इस लिहाज से कि अगर इधर रहेंगे तो कुछ फ़ायदा होता रहेगा। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें एकनाथ शिंदे वाली मानी जा रही है और उसे देखा भी जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ने जो ये किया है उसके ज़रिए जाहिर सी बात है कि वो बीजेपी में या आप कहें कि एनडीए में अपना एक, आप ये कहें कि जो अपनी राजनीतिक ताकत है उसको बढ़ाने के लिहाज से भी देखा जा रहा है। खैर, तो ये तो टूट फूट जो है वो तो सबके सामने है। लेकिन जो ये सुनेत्रा पवार मिली है ये बड़ी घटना है। ये इस लिहाज से बड़ी घटना है कि ज़्यादा पुरानी बात नहीं है जब संजय राउत शरद पवार को सलाह दे रहे थे कि आप अपनी पार्टी का विलय करा लीजिए कांग्रेस में।
अब उधर वो सलाह दे रहे थे, उनकी सलाह थी शरद पवार को और टूट गए उद्धव ठाकरे के सांसद। तो अब जिसको सलाह दे रहे थे उनके सांसद कहाँ जाएंगे? क्या उनके सांसदों ने भी मन बदल लिया है? कहा तो यही जा रहा है 8 सांसद उनके पास हैं और वो सुनेत्रा पवार के साथ आने के लिए तैयार हैं, और उसी बाबत सुनेत्रा पवार जो है वो दिल्ली पहुंची हैं केंद्रीय गृह मंत्री से मिलने के लिए, और कहा जा रहा है कि इस बाबत उनको जो है वो पूरी जानकारी देंगी। मालूम नहीं, क्योंकि अभी तो कहाँ से किसके सांसद टूट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि जो वरिष्ठ पत्रकार, वो तो अति वरिष्ठ हैं, स्वर्ण गर्ग जी, उनका सुनिए तो कह रहे हैं कांग्रेस भी टूट जाएगी। तो 66 सांसद अगर, हालांकि जिस तरीके से टीएमसी बिखरी है उसके बाद से 66 सांसद टूटना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हो सकता है, कुछ भी मुमकिन है अभी जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं उसमें अगर आप देखें तो। लेकिन अभी बात हम लोग सुनेत्रा पवार की कर रहे हैं, तो उनके मुलाकात के पीछे की वजह यही बताई जा रही है। और एमके स्टालिन, वो तो आप देखिए जिस तरह से उन्होंने मोर्चा खोल रखा है, उस मोर्चे से तो बड़ा साफ लग रहा है कि जैसे वो पहले इस बात का संकेत दे रहे थे कि हम कभी बीजेपी के साथ आ नहीं सकते हैं, उसी तरह वो अभी संकेत दे रहे हैं कि हम कहीं जा नहीं सकते हैं, यानी एनडीए को छोड़कर। अब ये क्यों कहा जा रहा है? देखिए पिछले आप ये देखें तकरीबन 4 से 5 दिनों में 2 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे एक बात बड़ी साफ दिखाई दे रही है कि डीएमके इस बात का संदेश दे रही है कि साहब हम जो है वो एनडीए के साथ खड़े हैं। और फिर एक चीज समझिए कि एनडीए के साथ खड़े होने का मतलब ये नहीं हो गया कि एनडीए के पक्ष में वोट ही किया जाए। पक्ष में खड़ा होने का एक ये भी मतलब होता है कि चुपचाप वॉकआउट कर लिया जाए। यह भी एक तरीका है किसी भी विधेयक को 2/3 बहुमत से पास करा देने का। तो डीएमके जो है वो क्या संकेत दे रही है जानना बड़ा जरूरी है। देखिए डीएमके का मुखपत्र है, उस मुखपत्र में सबसे पहले तो राहुल गांधी पर हमला किया गया, ठीक से हमला किया गया। यह हमला वैसा ही है जैसे बीजेपी करती है, ठीक। और उस हमले में सीधे सीधे 2 टूक ये बात कही गई कि जब भी लोकसभा का चुनाव होता है आप हमारे कंधे पर बैठ जाते हो, लेकिन जैसे ही विधानसभा का चुनाव आता है आप हमें हराने के लिए लग जाते हो। और ये जो कटुता है डीएमके की वो आई किस कारण? वो आप जानते हैं किस तरह से ये एमके स्टालिन के कंधे से कूद कर बैठ गए थलपति विजय के कंधे पर। तो अपने मुखपत्र के जरिए ये साफ संकेत एमके स्टालिन ने दे दिया था कि हम कहाँ खड़े हैं और किसके साथ खड़े हैं। लेकिन ये जो जन्मदिन की बधाई है, इस बधाई ने इस बात पर मुहर लगा दी कि एमके स्टालिन क्या चाह रहे हैं और वो क्या करने जा रहे हैं। इन दोनों घटनाओं के बीच एक और घटना है जो आपको बताना बड़ा जरूरी है, वो है चंद्रबाबू नायडू का इकोनॉमिक्स टाइम्स को दिया गया इंटरव्यू। उस इंटरव्यू में उन्होंने जिस तरीके से कहा था कि डिलिमिटेशन, जनसंख्या के आधार पर सीटें नहीं बढ़ेंगी, ये जो है सबका क्रॉस द स्टेट 50% सीटें बढ़ा दी जाएंगी, और डीएमके का ऐतराज जो है वो जनसंख्या के आधार पर सीटें बढ़ाने से था। ये चंद्रबाबू नायडू ने अपने साक्षात्कार में कहा है। और फिर उन्होंने कहा कि अब तो चूंकि ये 50% सबके बढ़ेंगी तो इसलिए डीएमके को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। अब आप सोचिए चंद्रबाबू नायडू बैटिंग कर रहे हैं, और ये बैटिंग जो है, जो हमने आपको पहला बताया कि उनके मुखपत्र में जो उन्होंने बोला, और दूसरा जो जन्मदिन की बधाई है, इन दोनों घटनाओं के बीच ये बात हुई। और अब जो बधाई वाला मसला है, अब बधाई वाले में देखिए उन्होंने सब कुछ लिखा है लेकिन बिग ब्रदर नहीं लिखा। वो पहले बिग ब्रदर लिखते थे, माय डियर ब्रदर लिखते थे। एमके स्टालिन वो है जो राहुल गांधी को पीएम बनाने वाली जो मुहिम है उस मुहिम के सबसे पहले नेता है। अगर आपको ख्याल नहीं है तो याद दिलाता हूं, जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी तो उस भारत जोड़ो यात्रा में आप देखिए वो कहां से शुरू हुई थी। उस भारत जोड़ो यात्रा में आप ऐलान सीधे सीधे एमके स्टालिन ने किया था, और एमके स्टालिन ने इस भारत जोड़ो यात्रा को हाथों हाथ उठाया था। खूब टहले थे दक्षिण,
राहुल गांधी उस समय तमिलनाडु से होते हुए केरल गए थे। तो वो एम.के. स्टालिन अब बिग ब्रदर नहीं कह रहे हैं, उन्होंने सिंपल जो है उनको विश कर दिया है, बर्थडे विश कर दिया है। अब ये जो सिंपल बर्थडे विश है वो बहुत सिंपल तरीके से बता रहा है कि डीएमके किस खेमे में जा चुका है और वो कहां पर खड़ा है। ये सही मायने में देखिए एनडीए के लिए तो ठीक खबर है ही, लेकिन ये उन लोगों के लिए खबर ठीक नहीं है जो ये मानकर चलते हैं कि एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के लिए अपोजिशन मजबूत होना चाहिए। अगर उस लिहाज से देखें तो जितनी जिम्मेदार बीजेपी है, जो लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब ये तो सब बीजेपी कर रही है, तोड़ फोड़ दे रही है, चलिए ठीक बात है, लेकिन उससे कम जिम्मेदारी राहुल गांधी की नहीं है। बाकी आप लोगों की क्या राय है जरूर साझा करिएगा।